नेक्स्ट है आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट, इस सर्किट के अंदर हम तीनों कंपोनेंट ले लेंगे। सबसे पहले तो ले लो रेजिस्टेंस, फिर इंडक्टर, फिर कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि जो पहले वाले तीनों टॉपिक थे वो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं थे, उनकी हेल्प से हम ये वाले डिराइव करेंगे। इम्पोर्टेंट तो वो भी थे बट ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यही एग्जाम में आता है। आर एल सी, ठीक है। यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते, मान लेते ये करंट की डायरेक्शन है, करंट। इंडक्टर के अंदर भी करंट इसी तरफ है, कैपेसिटर के अंदर भी करंट। ये जो सोर्स है अल्टरनेटिंग ईएमएफ का सोर्स है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब हम वोल्टेज ड्रॉ करते। अब तीनों टॉपिक का यूज होने वाला है इसके अंदर। जब हमने वो टॉपिक पढ़ा था जिसमें ओनली रेजिस्टेंस था तो कोई फेज चेंज नहीं था, जिस डायरेक्शन में करंट था उसी डायरेक्शन में वोल्टेज थी VR, ठीक है। जब हमने इंडक्टर पढ़ा था, इंडक्टर में कौन आगे था? 90 डिग्री वो पीछे चल रहा था, मतलब तो करंट पीछे चल रहा था 90 डिग्री और वोल्टेज 90 डिग्री से आगे था, ठीक है। तो यहाँ पे वोल्टेज 90 डिग्री से आगे थी तो ये हमने बना दिया वोल्टेज VL, 90 डिग्री लीड कर रही थी। कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज करंट से 90 डिग्री पीछे थी तो ये हो गया। समझ आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन है? अपनी तरफ से करंट की डायरेक्शन बना लो तुम बस, ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। फेजर नहीं, सॉरी फेजर ही होगा, हाँ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, मान लो इसमें करंट की डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस तरह से। पूरे का है हाँ, पूरे आरएलसी सर्किट का इतना ही आएगा, किसी इसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लेफ्ट में आएगा, ठीक है। ये हो गई करंट की डायरेक्शन। ई नोट हो गया इस तरफ, मान लो ये हो गया ई नॉट। इसको थोड़ा सा छोटा बना लो, ई नॉट, ठीक है। अब यहां पे देखो सारी की सारी वोल्टेज को प्लॉट कर दो। VR, VL और VC, तीनों की तीनों वोल्टेज को इस ग्राफ के अंदर प्लॉट करो। हाँ, डायरेक्शन ऐसे के ऐसे ही दिखेंगे ना। तो देखो VR करंट की डायरेक्शन में, अच्छा कोई ना, चलो देखो VR कौन सी डायरेक्शन में है? करंट की डायरेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे बना दो VR। बनाते टाइम ध्यान रखना वरना फिर बाद में बोलोगे मिस्टेक हो गई। जितनी लेंथ इसकी ये वाली है वहां से एक डॉटेड लाइन नीचे खींच दो जो करंट वाली एक्सिस पे जिस भी पॉइंट पे कट करेगी वहीं तक वोल्टेज कितनी होगी? VR, ठीक है। अब नेक्स्ट वोल्टेज कौन सी प्लॉट करोगे? VL। VL वोल्टेज क्या होगी? करंट के ऊपर 90 डिग्री, तो ये हो गया VL ऊपर की तरफ, मान लो यहाँ पे हो जाएगी VL, ये वोल्टेज ई नोट से बड़ी होगी। हाँ ठीक है। ई नॉट से बड़ी होगी ये, इसको चाहे तुम थोड़ा सा अलग से ऐसे दिखा लो। ये बड़ी दिखानी जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल, रीजन बताऊंगी, अभी के लिए पहले तुम कर लो। फिर VC कहाँ पर आएगी? करंट के नीचे, तो यहाँ पे VC प्लॉट कर लो, छोटी सी बनानी है VC,
ठीक है, हो गया। अब मुझे ये बताओ, जो VL वोल्टेज है वो तो ऊपर की तरफ है और VC वोल्टेज है वो नीचे की तरफ है, तो इन दोनों को जब मैं अगर कैंसल आउट करूं तो ऊपर की तरफ नेट वोल्टेज बचेगी। हाँ, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसके यहाँ से डॉटेड खींच दो, यहाँ तक बच जाएगा, ये बच जाएगी VL माइनस VC। तो यहाँ से ना एग्जाम में ध्यान रखना, जितनी नीचे VC बनाई है उतनी ही ऊपर ये कट करके बनाओगे। अभी के लिए गलत हो गई हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर ये वाली लेंथ VL माइनस VC है तो ये भी कितनी है, VL माइनस, ठीक है। इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो A, और यहाँ पे ये हो गया B, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। उसके बाद हम तो यहाँ से हमने जो ये वाली ट्रायंगल होती है, अब ट्रायंगल OAB, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल नाम मत भूलना, इम्पीडेंस ट्रायंगल। ये इम्पीडेंस वगैरह होता क्या है ये अभी पता चल जाएगा। देखो, यहाँ से हमें निकालना है E नॉट की वैल्यू। E नॉट निकाल सकते हो इस ट्रायंगल से, OAB से E नॉट। एक ट्रायंगल दी हुई है OAB, ठीक है, जिसमें हमें ये पता है ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल कितना है मान लो 5। तो यहाँ से OA निकाल सकते हो। कौन सी थ्योरम यूज करोगे, पाइथागोरस थ्योरम। हाँ, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कितनी आएगी पाइथागोरस थ्योरम से, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर और AB का स्क्वायर। OA किसके इक्वल है, E नॉट, तो मतलब E नॉट का स्क्वायर। OB किसके इक्वल है, VR, तो इसको लिख दो VR का स्क्वायर। AB किसके इक्वल है, VL माइनस VC, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से वोल्टेज की जगह मैं क्या कर सकती हूँ, वोल्टेज इज इक्वल टू ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू IR। अगर सिंपल रेजिस्टेंस होता फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, V इज इक्वल टू IR, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज को हमने दिखा रखा है E नॉट से। करंट हर जगह I ही है, बट जो रेजिस्टेंस है वो अलग अलग है। इसका रेजिस्टेंस R है, इसका रेजिस्टेंस XL है और इसका रेजिस्टेंस XC है। X मैंने रिएक्टेंस, ध्यान है पीछे वाला टॉपिक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, उसमें क्या था, रिएक्टेंस ओमेगा L और कैपेसिटर की रिएक्टेंस 1/ωc। वहां से याद आ गया, पढ़ते तो हो नहीं। अब यहाँ से देखो E नॉट, अब एक ही सर्किट जिसमें 3 कंपोनेंट लगे हुए, तीनों के रेजिस्टेंसेस अलग अलग हैं, तो इसका मतलब उनका एक अफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। उसको मान लो जो रेजिस्टेंस उसको दिखाएंगे Z से, ठीक है, Z। तो E नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से IZ। V इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, E नॉट है तो I नॉट Z का होल स्क्वायर। E नॉट है तो I नॉट कर दो। VR की जगह क्या लिखोगे, I नॉट और R का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस VL की जगह क्या करोगे, I नॉट XL माइनस I नॉट XC और इस पूरे का होल स्क्वायर।
यहाँ से इसको कर लो आई नॉट स्क्वायर और जेड स्क्वायर अलग से, इस पूरी टर्म में से क्या चीज़ कॉमन निकल रही है, यहाँ से राइट साइड से आई नॉट का स्क्वायर, तो क्या बच गया अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, यही बच गया। ठीक है, यहाँ पे दोनों साइड आई नॉट स्क्वायर से आई नॉट स्क्वायर कैंसल, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। ये था RLC सर्किट। ये RLC सर्किट है। ठीक है, इसको Z को बोलते हैं इफेक्टिव इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या? Z को मैंने अभी बताया था, Z को क्या बोला था, हाँ अफेक्टिव रेजिस्टेंस, उसका नाम होता है इम्पीडेंस। ये कुछ और नहीं है, ये रेजिस्टेंस ही है, बस इन्होंने कर क्या दिया, एक सर्किट में मतलब 3 तरह के रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए हैं ना, इसलिए उनके रेजिस्टेंस को इन्होंने एक वीआईपी नेम दे दिया, अलग से मेंशन कर दिया, और इसका वीआईपी नेम क्या है, इम्पीडेंस है। ठीक है, आ गया समझ में। रितिका डाउट है कहीं पे, लग रहा है मुझे। हाँ, ये बार z स्क्वायर ये एक्सएल स्क्वायर इनवर्स है, ये ऊपर वाली z स्क्वायर ये l स्क्वायर। ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट जेड होता है स्क्वायर, वी आर इज इक्वल टू आई नॉट आर होता है। आ गया, ये z क्यों लिया, अभी तो बताना ई नॉट क्या है, यहाँ पे इस सोर्स की मैक्सिमम वोल्टेज है जो इन तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। ठीक है, अब रेजिस्टेंस भी तो फिर तीनों का लेना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल बताऊँ मैं तुम्हें, तुम यहाँ पे अगर इसका रेजिस्टेंस R1, इसका R2 और इसका R3 मानो, तीनों सीरीज में है, तो इसको आई नॉट आर एस नहीं बोल सकते हो। हाँ ठीक है ना, तो आर एस को इन्होंने थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए क्या लिख दिया, जेड लिख दिया। तुम्हें पता है ये फिजिक्स में चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना ही देते हैं, पढ़ा होगा +1 में जो प्रोजेक्टाइल वाला था, उसमें वो सिंपल था, ये भी तो बोल सकते एक पत्थर फेंक दो, उसका नाम प्रोजेक्टाइल कर दिया। एंगल को एंगल बोल देते बच्चे को कंफ्यूजन क्यों, वो बोल देते हैं फेज। ठीक है, पाथ को अगर पाथ बोल दो क्या उनका घट जाएगा, लेकिन उसको बोलेंगे ट्रांजेक्ट्री। ठीक है, पोजीशन को लोकस। ठीक है, तो ये सारा मतलब यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा ये दिखाने के लिए कि फिजिक्स कितनी इंटरेस्टिंग है, टफ है, वही वाली चीज़ दिखाने के लिए इसको बोल दिया इन्होंने जेड। ठीक है, और इसका नाम दे दिया इम्पीडेंस। समझ गया। अब इसमें से कुछ टर्म्स आई है, यहाँ से अलग से तुमसे इम्पीडेंस ट्रायंगल के बारे में भी पूछ सकता है, तो इस तरह से ये ट्रायंगल बना के दिखा दोगे, सिर्फ ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इम्पीडेंस ट्रायंगल, और इम्पीडेंस ट्रायंगल का अपोजिट क्या होगा मैंने तुम्हें बताया था, इम्पीडेंस का उल्टा कल वाले लेक्चर में बताया था, एडमिटेंस। अच्छा, एडमिटेंस 1/r का अपोजिट क्या होता है, सेकेंड यूनिट में पढ़ा था। रेजिस्टेंस का अपोजिट 1/ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस। हाँ, कंडक्टेंस। ठीक है, 1/xl या फिर 1/xc, मतलब कि रिएक्टेंस का उल्टा ससेप्टेंस। ठीक है, और इम्पीडेंस का उल्टा हो गया एडमिटेंस। एक्सएल और एक्ससी मतलब दोनों का उल्टा ससेप्टेंस हो गया। ये यहाँ तक इसमें से कुछ पूछना है तो बोलो। नैन्सी, समझ आया? सिंपल। सबसे पहले करंट प्लॉट कर दो, फिर ई नॉट प्लॉट कर दो, फिर वी आर सेम डायरेक्शन में, वी एल ऊपर की तरफ, वी सी नीचे की तरफ, उनका इफेक्टिव हो गया वी एल माइनस वी सी। यहाँ से इस ट्रायंगल पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के जेड निकाल दो, बस। ठीक है, अभी हमें ये बतानी है कि डायरेक्शन क्या आएगी इसमें, ई नॉट की डायरेक्शन बताओ।
डायरेक्शन को हम किससे दिखाते हैं? टेंजेंट थीटा। थीटा कितना है यहाँ पे? 5, तो क्या निकालोगे? टेंजेंट 5। ये मोस्टली टॉपिक हो चुका है, जो मेन वाली चीज थी। नेक्स्ट लिखो, डायरेक्शन ऑफ जेड ई नोट। लिखो टेंजेंट 5। टेंजेंट 5 मतलब टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है? P बाई बी। 5 के सामने की साइड क्या होती है? परपेंडिकुलर, जो कितना? VL माइनस VC डिवाइड बाई बेस कितना है? VR। यहां से देखो VL माइनस VC डिवाइड बाई VR, या तो तुम इसको यहीं पे छोड़ दोगे, ठीक है। अगर और एक्स्ट्रा करना है तो वोल्टेज किसके इक्वल होती है? करंट इनटू रेजिस्टेंस, I नोट XC, I नोट R, I नोट जेड नहीं R, I नोट कॉमन ले लोगे और नीचे से कट कर दोगे तो XL माइनस XC डिवाइड बाई R। ये इस तरह से हम टेंजेंट 5 निकाल सकते हैं। तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गई। ठीक है, कर लोगे। अब इसके स्पेशल केसेस, यहाँ तो कुछ पूछना है? डायरेक्शन आई है ई नॉट की, मतलब यहाँ पे ना एक चीज है, देखो तुमने जो पहले वाले 3 टॉपिक पढ़े थे ना, उसमें हमने EMF को हमेशा फिक्स रखा था कितनी? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट चेंज हो रहा था π/2 से कम या फिर π/2 से ज़्यादा। इस टॉपिक में बुक वालों ने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, इसमें इन्होंने करंट को फिक्स करके वोल्टेज को कम ज़्यादा कर दिया। तुम्हें पहले वाले डेरिवेशन पलट के देख लो अगर नहीं ध्यान है तो। हाँ, उसमें EMF फिक्स थी, करंट कम ज़्यादा हो रहा था। इसमें इन्होंने EMF को कम ज़्यादा कर दिया। यहाँ पे इन्होंने E का जो फॉर्मूला है ना, ये बोला हुआ है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। ये मतलब अब की बार एंगल ओमेगा टी प्लस फाई है और इस फाई की वैल्यू कम ज़्यादा होगी। तो एक तरह से यहाँ पर ये जो डायरेक्शन आई है ना, ये ई नोट की आई है। ई नोट की डायरेक्शन क्या है? ठीक है, मतलब ई नोट वोल्टेज है, वो करंट के साथ कितना एंगल बना रही है। तो एक तरह से हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे? एंगल निकाल लेंगे। हाँ, सारी वैल्यूज ये जैसे रेजिस्टेंसेस वगैरह की वैल्यू दे दोगे ना, तो आराम से जैसे यहाँ से 1/√3 निकल गया। मान लो इनको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास आंसर आ गया 1/√3, तो फाई कितना आ गया? 30 डिग्री तो आ गया। तो मतलब वोल्टेज है करंट के साथ कितने एंगल पर है? 30 डिग्री। अब स्पेशल केसेस करो इसके। स्पेशल केसेस में सबसे फर्स्ट वाला स्पेशल केसेस है, मान लो जो इंडक्टर और जो कैपेसिटर है, इन दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल है एक दूसरे के। अगर ये 5 ओम है तो कैपेसिटर भी कितने ओम का होगा? 5 ओम का। हाँ, इनका रेजिस्टेंस दोनों का इक्वल है। ठीक है, तो उस टाइम पे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा? Z इज इक्वल टू R। क्यों? क्योंकि Z होता है R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये दोनों अगर इक्वल हैं तो Z किसके इक्वल आ गया? R के इक्वल। ठीक है, मतलब ये सर्किट में है भी और फिर भी इनका रेजिस्टेंस कितना है? 0। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो वोल्टेज होगी देखो एक दूसरे की क्या है? बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे। तो जो सर्किट है उसके अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है एक तरह से, और इसलिए हम इस सर्किट को बोलते हैं नॉन। अब इस सर्किट का नाम, जिसमें इंडक्टर और कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इक्वल हो जाएगा ना, उस सर्किट का नाम हो जाएगा नॉन इंडक्टिव सर्किट। नॉन इंडक्टिव सर्किट। नॉन इंडक्टिव नाम क्यों पड़ा है?
इंडक्टर भी नहीं है, और कैपेसिटर में भी तो चार्ज इंड्यूस होते हैं। एक प्लेट पे अगर पॉजिटिव है तो सेकंड वाली पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव इंड्यूस हो जाएगा, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो मतलब ना इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर पे चार्जेस इंड्यूस हुए हैं, मतलब ना कैपेसिटर हो गया। तो एक तरह से इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन इंडक्टिव सर्किट। और अगर ऐसा है तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट फाई किसके इक्वल था, एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइड बाई आर। अगर दोनों रेजिस्टेंसेस इक्वल है तो 0 बाई आर इज इक्वल टू 0, तो फाई कितना आ गया 0। मतलब फाई 0 होने का मतलब फाई 0 है। करंट होता है हमारे पास आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी, तो करंट भी इतना सेम एंगल पे और वोल्टेज भी ओमेगा टी एंगल पर, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी लो, बल्कि अगर कंफ्यूजन ना हो तो तुम्हें, इज इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट फिक्स है, वोल्टेज का एंगल चेंज हो रहा है। तो अगर फाई 0 आ गया तो ये दोनों एक ही एंगल पे हैं, सेम फेज में हैं, ठीक है। कुछ पूछना है यहाँ तक? नेक्स्ट, अगर हम बोल दे एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, अगर हमने बोल दिया एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, अगर एक्सएल ग्रेटर देन है एक्ससी से, तो यहाँ से सबसे पहले ये तो निकालने की कोई नीड ही नहीं है, क्योंकि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जेड पे, जब दोनों वैल्यू इक्वल तो है नहीं, ग्रेटर है, चाहे ये बड़ा हो या फिर ये बड़ा हो। हाँ ये तो आएगा ही, क्योंकि इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव का फ़र्क आएगा, और उसका स्केयर हमेशा भी पॉजिटिव होता है, तो मतलब जेड पे तो कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला है। लेकिन टेंजेंट फाई पे फ़र्क पड़ेगा। टेंजेंट फाई अगर एक्सएल ग्रेटर देन है एक्ससी से, तो कैसा होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है। टेंजेंट फाई पॉजिटिव होगा और टेंजेंट फाई पॉजिटिव है, तो मतलब जो वोल्टेज है लीड करेगी किससे, करंट से। अगर एंगल पॉजिटिव आ रहा है तो मीन्स जो वोल्टेज है करंट से आगे है, एंगल नेगेटिव है तो मतलब वोल्टेज करंट से पीछे है, ठीक है। लिख दो हेंस, हाँ, वोल्टेज लीड्स करंट बाय एंगल कितने से, फाई से। हमें थोड़े ना मतलब फाई कितना है, एंगल फाई से। इस सर्किट का नाम और बताओ। अब इसमें बड़ा कौन है, एल, एक्सएल बड़ा ना, एक्सएल मतलब एल बड़ा है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन है, इंडक्टर, तो इसको बोलोगे इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है। इसका तीसरा केस, एक्सएल इज लेस देन एक्ससी, तो टेंजेंट फाई किसके इक्वल निकल जाएगा, नेगेटिव। लिख दो फिर, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू नेगेटिव, और इसका उल्टा कर दो, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट। देखो अगर एक्सेल स्मॉल है, एक्सेल स्मॉल है, अच्छा, हाँ, टेंजेंट फाई करंट लीड कर रहे हैं, हाँ, एक्सेल स्मॉल है, एक्सी लार्ज है, तो मतलब टेंजेंट फाई का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। दैट मीन्स इसमें करंट लीड करेगा वोल्टेज से बाय एन एंगल फाई। 90 नहीं बोलेंगे, यहाँ पे फाई बोलेंगे, ठीक है। और इस सर्किट का नाम क्या हो जाएगा बताओगे, अगर, हाँ, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। अब बताओ इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो इस टॉपिक में।